हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। ओके, इन दिस द सिचुएशन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। और आने वाले सालों में बहुत स्थिति तनावपूर्ण रही। और लुई 16 साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो, और उन्होंने साइन तो कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन। एंड he entered into secret negotiations with the king of Prussia, rulers of other neighboring countries too were worried about the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place in there since the summer of 1789। यानी वो तनावपूर्ण स्थिति में थे। क्यों? क्योंकि लुई 16 ने बेशक संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन जो वो ना प्रशा के राजा के साथ उनकी सीक्रेट टॉकिंग चल रही थी। और फ्रांस की घटनाओं से जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनके जो रूलर्स थे वो भी टेंशन में आ गए थे। और इसीलिए हुआ क्या, यहाँ पे उन्होंने दे वर वरिड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, वो चिंतित हो गए थे। इसीलिए दे प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स। और इसीलिए उन्होंने मतलब चिंता में तो थे ही थे, उन्होंने गुप्त रूप से इन घटनाओं को दबाने की भी कोशिश करी अपनी सेनाओं के द्वारा। और इन द समर ऑफ 1789, यानी 1789 की गर्मियों में होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने, ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ के शासक थे, इन्होंने सेना भेजने की योजना भी बना ली थी। इसके अलावा बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन अप्रैल 72 में ही नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। और इसके अलावा प्रांतों से हज़ारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा भी होने लगी, यानी वॉलेंटियर्स, थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स थॉन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। एंड दे सो दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। और उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया? उन्होंने इसे यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया, एक युद्ध को के रूप में। और उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दे लाइल की जो रचित मार्सिले भी शामिल था, यानी जिसको हम कहेंगे यहाँ पे अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दिस दे सैंग वॉज द मार्सिलेस, composed by the poet Roget de Lazelle, and it was sung for the first time बाय वॉलेंटियर्स। ये जो स्वयंसेवी थे, यानी अपने आप से सेना में भर्ती होने वाले नौजवान थे, फ्रॉम मार्सिलेस एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। मार्सिलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। इसके अलावा द रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने जो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को बहुत क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही थी। यानी आर्थिक कठिनाइयाँ हम कह सकते हैं, यानी इकोनॉमिक लॉसेस भी थे, डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल एंड वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। और जब पुरुष जो थे वो युद्ध के लिए यानी सेना में थे, फ्रंट पे थे, मोर्चे संभाले हुए थे, तो ऐसी स्थिति में विमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज़। ऐसी स्थिति में महिलाएं घरों की देखभाल कर रही थी, बच्चों की देखभाल कर रही थी। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। और ऐसे में आबादी का एक बहुत बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि ये जो क्रांति चल रही है, रेवोल्यूशन चल रहा है, इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट। और इसके अलावा यहाँ पे इसको बढ़ाना भी है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन। यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स किसको मिले थे? जो रिचर सेक्शन, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते थे, उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते। तो ऐसे में पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गए लोगों के लिए। और उनकी मतलब जो विश करते थे, जो ये चाहते थे कि डिस्कस करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एंड प्लान देयर ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। इसके अलावा वो अपने स्तर पे भी क्या क्या एक्शन अप्लाई हो सकते हैं, उनको भी वो डिस्कस करना चाहते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल जो क्लब्स बने उस समय के, वो थे जैकोबिन क्लब, यानी जैकोबिन्स, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। पेरिस के इस जैकोबिन क्लब जो कि सबसे सफल था, इसका नाम पेरिस के भूतपूर्वक कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पड़ा था, जो इस
अब इस राजनीतिक समूह का एक अड्डा बन गया था। और इस अध्याय के पार्ट 4 में यानी इसी चैप्टर के सेक्शन 4 में इट विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स कि इस क्लब ने क्या एक्टिविटीज़ करी और क्या इसकी डिमांड्स रही। अब ऐसे में जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, जो सदस्य यानी मेंबर्स थे, वो कौन कौन थे? दे बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, यानी वो पुअर फैमिलीज से थे, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे समाज के मतलब छोटे तबके के लोग थे, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स और पेस्ट्री कुक्स, ये सारे लोग मतलब सर्वेंट्स वगैरह या डेली वेजेस वर्कर्स जो थे इस क्लब के मेंबर्स थे। जो लीडर था, इसको आप ध्यान से देखिए, जो लीडर था ही वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर, उसका नाम था, इस जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर। और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था जैकोबिन का, वो डिसाइड करता था टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स एंड सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स यानी डॉक वर्कर्स द्वारा जो खास तौर पर पहने जाने वाला मतलब गोदी कामगार इसको कहते हैं, जो शिपयार्ड पे काम करते हैं, और उनके द्वारा पहनी जाने वाली जो धारीदार लंबी पतलून पहनने का इन्होंने निर्णय किया एज देयर ड्रेस कोड। एंड दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स। और इन्होंने ऐसा क्यों करा? इन्होंने अपने आप को ना कुलीन वर्ग जो था या ब्रिचेज, उनसे अपने आप को, क्योंकि इन्होंने खास तौर पर जो घुटने तक पहनते थे, घुटने तक तो वो पहनते थे रिच क्लास, तो इसीलिए इन्होंने पूरी लंबी पतलून यानी नीचे तक की पैंट इन्होंने डिसाइड करी थी। और इसके अलावा इन्होंने कुलीनों की सत्ता को समाप्त करने का ऐसा ऐलान किया था इस ड्रेस के द्वारा। यानी दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द रिच वन सेक्शन एंड नोबल्स हु वॉर नी ब्रिचेज, वो घुटनों तक के पहनते थे और इसलिए इन्होंने डिसाइड किया था कि हम तो पूरी की पूरी पतलून पहनेंगे। अब इसमें आती है बात कि इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेडेड बाय द wearers ऑफ द नी ब्रिचेज। एक तरीके से इनकी पावर को ख़त्म करने के लिए था। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नॉन एज द सैनकुलोटोज, और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? सैनकुलोटोज के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ क्या होता है? बिना घुटने वाले। इसका मतलब होता है लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचेज, यानी घुटनों तक नहीं पहन रहे हैं, ये कहाँ तक पहन रहे हैं? बिल्कुल नीचे तक पहन रहे हैं, टखनों तक। और ऐसे में सैनकुलोटोज मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, इसके अलावा जो सिम्बलाइज करने के लिए इन्होंने रेड कैप पहनी स्टार्ट कर दी, जो किसका प्रतीक थी? यानी जो सिम्बलाइज कर रही थी लिबर्टी को, यानी स्वतंत्रता को। इसके अलावा महिलाएं, विमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, महिलाओं को ऐसी कोई आज़ादी नहीं थी, वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एंड इन द समर 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया एंड इंसरेक्शंस ऑफ अ नंबर ऑफ Parisians who were in large number of Parisians who were angered by the short supplies of the high prices of food। इसमें 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स जो थे उन्होंने जो खाद्य पदार्थों की महंगाई हो रही थी या जो इनकी कमी हो रही थी, अभाव यानी कमी हो रही थी, तो इसको लेकर एक हिंसक विद्रोह की योजना भी इन्होंने बनाई कि भाई हम विद्रोह करेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ, उन्होंने चुलेरिए के महल पर हमला कर दिया। मैस्क्रेड द किंग्स गार्ड, और राजा के जो रक्षक थे उनको मार डाला। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और अपने पास बंधक बनाए रखा लगातार कई घंटों तक राजा को भी। एंड लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रीजन द रॉयल फैमिली, उसके बाद असेंबली ने, एंड विच असेंबली इट इज़? नेशनल असेंबली, उन्होंने वोट किया कि रॉयल फैमिली को भी बंधक बना लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, और इसके लिए जो है प्रस्ताव भी पारित हुआ, नए चुनाव कराए गए। और उसके बाद फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन 20 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब पहले तो था 25 साल से उम्र, 25 या 25 साल से ज़्यादा वाले ही वोट कर सकते थे। अब नया एक रूल बना दिया गया, और जिसमें 21 साल की उम्र के पुरुष, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतलब पहले तो सिर्फ एक्टिव सिटीजन थे, अब बना दिया गया सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए। अब ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी, इसका नाम क्या था? कन्वेंशन। इसका नाम कन्वेंशन रख दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। यहाँ पे आप इस डेट को ध्यान से सुन लीजिए कि 21 सितंबर 1792 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मोनार्क जो है समाप्त हो गया है,
और गणतंत्र के रूप में यानी गणतंत्र के रूप में फ्रांस देश को घोषित कर दिया गया कि फ्रांस एक गणतंत्र देश है यानी रिपब्लिक कंट्री है। जैसा कि आप जानते हो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है और इसका हेड जो होता है इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी इस गवर्नमेंट का हेड भी चुना गया होता है। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, इसमें कोई वंशानुगत राजशाही नहीं होती है, यानी अपने आप नहीं बनेगा कि एक के बाद एक बन गया। तो ऐसे में यू कैन ट्राई फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट दैम एंड हाउ दे बिकम सो, और कब वो बने रिपब्लिक ये भी आप देख सकते हो। लुई 16 को जो है कोर्ट ने एक चार्ज उसके ऊपर लगा के, और वो कौन सा चार्ज लगा दिया, ट्रेजन। ट्रेजन होता है देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उसे सज़ा दी, और 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। और उसके बाद क्वीन मैरी को एंटोनेट जो थी उसको भी सेम चीज़ से ही गुजरना पड़ा, उसका भी हश्र यही हुआ, यानी लुई 16 को भी मौत की सज़ा सुना दी गई। कहाँ पे, 21 जनवरी 1793 को प्लेस था डीला कॉनकॉर्ड, और सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी गई, और उसके बाद रानी एंटोनेट का भी यही हश्र हुआ। नाउ द रैन ऑफ टेरर यानी आतंक का, द रैन ऑफ टेरर यानी आतंक राज कैसा था। रैन होता है टाइम पीरियड, रूलिंग टाइम पीरियड होता है राज यानी, और टेरर होता है आतंक। तो ये कौन सा पीरियड था, 1793 से लेकर 1794 का जो पीरियड था उसको रैन ऑफ टेरर पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रॉब्सफेयर हमने अभी पीछे नाम पढ़ा था कि रॉब्सफेयर कौन थे, वो जैकोबिन क्लब के हेड थे, लीडर थे। तो फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवरेट कंट्रोल और पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी और उनके नियंत्रण और दंड की बहुत सख्त नीति उन्होंने अपनाई थी। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी ही सो एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, यानी इस गणतंत्र के जो शत्रु के तौर पे, एनिमीज़ के तौर पे उनको क्या लगता कि नोबल्स और क्लर्जी और मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ऑन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, और बाद में ट्राइड फॉर ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और अगर क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए, और अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें गिलोटिन, यहाँ पे अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो इन्हें गुलेटाइन कर देना चाहिए। ये गुलेटाइन क्या है, एक डिवाइस थी जिसमें 2 ब्लेड लगे होते थे, 2 पोल्स के ऊपर एक ब्लेड लगा होता था, 2 पोल्स होते थे उनके बीच में एक ब्लेड लगा होता था, विद विच अ पर्सन इज़ बिहेडेड, यानी जिसपे अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इस मशीन का जो आविष्कारक था, यानी इट वॉज नेम्ड आफ्टर मिस्टर गुलेटॉन, यानी जिन्होंने इसको आविष्कार दिया था, तो गिलोटिन के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया था, इस मशीन का नाम, जो कि 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड लगाकर की गई थी ताकि अपराधी के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए, यानी सीधा सिर को काटेगी, यानी शरीर का बाकी हिस्सा एक तरफ और सिर एक तरफ। रॉब्सफेयर की जो गवर्नमेंट थी इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेज। जो रॉब्सफेयर सरकार थी उसने कानून बना के मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम जो सीमा है वो तय कर दी थी। मीट और ब्रेड को राशनिंग कर दी गई थी, यानी राशन कर दिया गया था कि सिर्फ लिमिट दर पे ही मिलेंगे। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट द प्राइजेस फिक्स बाय गवर्नमेंट। उन्हें, किसानों को भी मजबूर कर दिया गया था, फोर्स किया जाता था कि वो अपने सारे अनाज को शहरों में बेचेंगे और फिक्स्ड प्राइजेस पे बेचेंगे जो कि सरकार ने नियत किए हैं। इसके अलावा मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, और बहुत महंगा जो सफ़ेद आटा था उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी, और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना ही अनिवार्य कर दिया था, यानी इक्वालिटी। यहाँ पे अ लॉफ ऑफ ब्रेड ऑफ होल व्हीट, यानी साबुत अनाज से बनी ब्रेड ही सबके लिए अनिवार्य कर दी गई थी, यानी सबको सेम अनाज खाना है। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, और इसके अलावा बोल चाल में भी आपको अपने व्यवहार में भी कोशिश की गई थी कि समानता दिखाई जाए। तो बोलने के लिए जो स्पीचेस यूज़ की जाती थी, इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्जियो यानी सर और मैडम के बाद ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर हैंसफोर्थ सिटियन और सिटियोने यानी सिटीज़न, और इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा था।
और चर्चों को भी बंद कर दिया गया था। भवनों जो थी बिल्डिंग्स वगैरह कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स और ऑफिसेज, जो चर्च थे वो बंद कर दिए गए थे, बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया था बैरक्स और ऑफिसेज में। रॉब्सफेयर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया, यानी रॉब्सफेयर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर, जो उसको सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी डिमांड शुरू कर दी थी किसकी करने की, मतलब इतने सख्ती से इसको लागू किया गया था कि उनके जो सपोर्टर्स थे ना, उन्होंने भी मतलब इसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे में फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, और 1794 में न्यायालय द्वारा रॉब्सफेयर को भी दोषी ठहरा दिया गया और उसे गिरफ्तार करके अगले दिन उसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, यानी अरेस्टेड एंड द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटाइन, उसको भी गुलेटाइन कर दिया गया। Now, the last one is a directory rules France, यानी यहाँ पे द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट किसकी थी? रॉब्सफेयर की। अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, इसने अलाउ करा था कि जो मध्य वर्ग के संपन्न तबका था वो सत्ता में आ जाए। और ऐसे में अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन, जो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा कि किस तरीके से जैकोबिन गवर्नमेंट ने कन्वेंशन का नाम दिया था कि उसमें 21 ईयर्स ओल्ड और इनको वोट करने का अधिकार था, जिसके पास संपत्ति है या नहीं है उनको। लेकिन यहाँ पे अब जो वेल्दियर मिडिल क्लास आई, जिन्होंने पावर ले ली जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद, तो उन्होंने कहा जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन है सोसाइटी का, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने 2 इलेक्टेड काउंसिल्स को अधिकार दिया, और वो थी दीज दैन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी। फिर ये दोनों ही जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ये एक डायरेक्टरी अपॉइंट करेंगी जिसमें एग्जीक्यूटिव होंगे, और ये एग्जीक्यूटिव होंगे सिर्फ 5 मेंबर, एंड दिस वाज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि इन 5 लोगों के हाथ में ही वो पावर रहेगी, एक आदमी के हाथ में ना रह के, यानी एग्जीक्यूटिव जो होंगे, एंड इन ए 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। इन्होंने कहा जैसे जैकोबिन में सिर्फ एक था रॉब्सफेयर, उसके पास ताकत थी, लेकिन यहाँ पे 5 के पास है। लेकिन क्या होता था, जो डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनके क्लैशेस हो जाते थे, हु देन सॉट टू डिसमिस देम, और उसके बाद बर्खास्त ही करना पड़ता था परिषद को। और ऐसे में द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और ऐसे में ये भी जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स, ये भी अनस्टेबल रही, और इसने किसको रास्ता दिखाया? इसने इसकी अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी जो थी वो उसने रास्ता दिखाया एक मिलिट्री डिक्टेटर को, एंड दैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, और ये सारे जो बदलाव हो रहे थे, ये सारे जो परिवर्तन हो रहे थे, इन्होंने क्या किया? चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फर्टर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। यानी इन मूल्यों ने, ये जो स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, इस तरीके के जो मूल्य आदर्श बने, और इन्होंने आगामी आने वाले समय में यूरोप के बहुत सारे पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। तो आज हम सिर्फ ये इस पार्ट में हम सिर्फ ये 3rd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस। ओके, नाउ थैंक्स।